तो आज हमारे सामने है जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास 1984। ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में सबने सुना तो है, लेकिन इसकी दुनिया में असल में झांक कर देखना वो एक अलग ही अनुभव है। बिल्कुल, और आज हम यही करने वाले हैं। हाँ, आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे, सीधे पन्नों से उन हिस्सों को निकालेंगे जो इस दुनिया की सबसे, कह सकते हैं, डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं, बल्कि उस दुनिया की मशीनरी को समझना है। सही कहा, ये सिर्फ बंदूक और जेल वाली तानाशाही नहीं है, ये दिमाग पर कब्जा करने की कहानी है। निगरानी, इतिहास को बदलना, भाषा पर कंट्रोल, ये सब कैसे काम करता है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मुख्य किरदार विंस्टन स्मिथ की आंखों से देखना। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो इस दुनिया में हवा की तरह हर जगह है, वो है लगातार निगरानी। और उसका जरिया है टेलीस्क्रीन। हाँ, ये टेलीस्क्रीन। किताब बताती है कि एक धातु की प्लेट जैसी है जिसे आप बंद नहीं कर सकते। कभी नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप आवाज धीमी कर सकते हैं। और ये आपको प्रोग्राम दिखा भी रही है और उसी वक्त आपको देख भी रही है। आपकी हल्की सी फुसफुसाहट भी ये पकड़ सकती है। ये सोचकर ही अजीब लगता है। अजीब से ज्यादा मुझे लगता है ये दिमाग को तोड़ने वाली चीज है। इसका जो साइकोलॉजिकल असर है वो बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई देख रहा है। बात इस एहसास की है कि आपको किसी भी पल देखा जा सकता है। अच्छा। मतलब ये अनिश्चितता। हाँ, वही अनिश्चितता। वो इंसान को अंदर से खा जाती है। आप कभी आराम से बैठ ही नहीं सकते। आप हमेशा एक तरह से एक किरदार निभा रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद ही अपने सबसे बड़े पहरेदार बन जाते हैं। बिल्कुल, आप खुद पर सेंसरशिप लगा लेते हैं। और इसी डर को और बढ़ाने के लिए है थॉट पुलिस। थॉट पुलिस यानी विचार पुलिस? हाँ, और ये कोई आम पुलिस नहीं है जो आपको चोरी या कत्ल के लिए पकड़ेगी। इनका काम है आपके विचारों पर नजर रखना। विचारों पर? वो कैसे मुमकिन है? चेहरे पर आया कोई गलत भाव, सोते हुए कुछ बड़बड़ा देना, या जैसे विंस्टन ने किया, डायरी में कुछ लिख देना, ये सब विचार अपराध हैं, थॉट क्राइम। और इसकी सजा? मौत से भी बदतर हो सकती है। असल में प्राइवेसी या निजता जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है वहां। और ये कंट्रोल सिर्फ घरों तक नहीं है, है ना? पूरी सरकारी मशीनरी ही उल्टी लगती है। बिल्कुल, जैसे प्यार का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लव। नाम कितना अच्छा है। हाँ, लेकिन असल में वो सबसे डरावनी जगह है। टॉर्चर और ब्रेन वॉशिंग वहीं होती है। और शांति का मंत्रालय युद्ध का काम देखता है। और विंस्टन जहां काम करता है वो है सत्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। और वहां का काम है झूठ गढ़ना। हाँ, विंस्टन का काम ही है रोज इतिहास को बदलना। ये बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए पार्टी ने कहा था कि चॉकलेट का राशन इस हफ्ते 30 ग्राम मिलेगा, लेकिन असल में वो 20 ग्राम ही दे पाए। तो वो अपनी गलती मान लेंगे? नहीं, कभी नहीं। विंस्टन का काम है कि वो सारे पुराने अखबारों और रिकॉर्ड्स में जाकर उस 30 ग्राम वाले वादे को मिटाकर 20 ग्राम कर दे। मतलब सबूत ही मिटा दो? सिर्फ मिटाना नहीं, वो साथ में एक नई खबर छापेगा कि राशन को 20 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम करने की घोषणा हुई है। कमाल है। मतलब आप झूठ को सिर्फ सच नहीं बना रहे, आप लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। बिल्कुल। और वो सारे पुराने दस्तावेजों को एक मेमोरी होल में डाल देता है, जो एक तरह की भट्टी है जहां वो हमेशा के लिए जलकर राख हो जाते हैं। तो अतीत का कोई सबूत ही नहीं बचता। यहां बात सिर्फ झूठ बोलने से कहीं आगे की है। यह हकीकत के वजूद पर ही हमला है। पार्टी का एक नारा है, जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वो अतीत को नियंत्रित करता है। और जो अतीत को नियंत्रित करता है वो भविष्य को नियंत्रित करता है। सही। जब आप अतीत को अपनी मर्जी से रोज बदल सकते हैं तो कोई वस्तुनिष्ठ सत्य, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बचता ही नहीं है। सच वो है जो पार्टी आज कह रही है, कल वो कुछ और कहेगी और वही सच होगा। इसका कोई ठोस उदाहरण है किताब में जहां ये दिखाया गया हो कि कैसे एक पूरे इंसान को ही मतलब बना दिया जाता है? हाँ, सबसे बेहतरीन उदाहरण है कॉमरेड ओगिल्वी। विंस्टन को एक ऐसे आदमी की खबर को ठीक करना होता है जो पार्टी की नजरों से गिर गया था। तो विंस्टन उस आदमी को इतिहास से पूरी तरह मिटा देता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। बिल्कुल। और उसकी जगह एक नया किरदार गढ़ता है, कॉमरेड ओगिल्वी, एक ऐसा हीरो जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। विंस्टन उसके लिए पूरी कहानी लिखता है, भाषण गढ़ता है, तस्वीरें बनवाता है, और कुछ ही घंटों में कॉमरेड ओगिल्वी इतिहास में उतना ही सच्चा बन जाता है जितना कि कोई भी और ऐतिहासिक किरदार। वाह, ये दिखाता है कि जब हकीकत सिर्फ रिकॉर्ड्स में कैद हो तो उसे बनाना और मिटाना कितना आसान है। बिल्कुल। इतिहास को बदलना तो एक बात हुई, लेकिन पार्टी इससे भी एक कदम आगे जाती है।
वो लोगों की सोचने की काबिलियत पर ही ताला लगाना चाहती है। और उसका हथियार है भाषा। हाँ, ये न्यूज स्पीक का कॉन्सेप्ट, ये वाकई बहुत डरावना है। हाँ, विंस्टन का एक दोस्त है साइम, जो न्यूज स्पीक डिक्शनरी के नए एडिशन पर काम कर रहा है। वो बड़े जोश में बताता है कि हमारा काम शब्दों को बनाना नहीं, बल्कि उन्हें नष्ट करना है। नष्ट करना? मतलब शब्दों को खत्म क्यों करना है? उसका तर्क क्या है? तर्क बहुत सीधा और कह सकते हैं खौफनाक है। जैसे अच्छा के लिए शब्द है गुड, तो बुरा के लिए बैड शब्द की क्या जरूरत है? तो क्या कहेंगे? आप बस अनगुड कह सकते हैं। अनगुड? हाँ, और अगर कोई चीज बहुत अच्छी है तो एक्सेलेंट या स्प्लेंडेड जैसे शब्दों की जगह आप प्लस गुड या फिर डबल प्लस गुड कह सकते हैं। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? ये तो भाषा को बस अजीब बना रहा है। यहीं पर इसका असली मकसद सामने आता है। साइम खुद कहता है, क्या तुम नहीं देखते कि न्यूज स्पीक का पूरा मकसद विचारों के दायरे को सिकोड़ना है? विचारों के दायरे को सिकोड़ना? वो कहता है, आखिरकार हम विचार अपराध को सचमुच नामुमकिन बना देंगे, क्योंकि उसे बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेंगे। मतलब अगर आपकी भाषा में आजादी, विद्रोह, न्याय जैसे शब्द ही ना हो या उनका मतलब बदल दिया जाए, तो क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में गहराई से सोच भी पाएंगे? ये तो दिमाग पर ताला लगाने जैसा है। अगर आपके पास औजार ही नहीं है तो आप कोई चीज बना कैसे सकते हैं? अगर शब्द ही नहीं है तो विचार कैसे गढ़ेंगे? ये तो बहुत ही गहरा नियंत्रण है। यही इसका लक्ष्य है। हर साल चेतना का दायरा थोड़ा और छोटा होता जाएगा। ये शायद पार्टी का सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार है। तो पार्टी ने इतिहास बदल दिया, भाषा बदल दी, लेकिन इंसानी जज्बातों का क्या? गुस्सा, नफरत, प्यार, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है? इसका भी एक तरीका है। और वो शायद इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है, 2 मिनट की नफरत। हाँ, 2 मिनट्स हेट। ये एक रोज का कार्यक्रम है। सब लोग टेलीस्क्रीन के सामने इकट्ठा होते हैं और स्क्रीन पर पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन इमैनुअल गोल्डस्टीन का चेहरा आता है। और गोल्डस्टीन कोई खूंखार आतंकवादी जैसा नहीं दिखता। वो लोकतंत्र, बोलने की आजादी, शांति जैसी खतरनाक बातें करता है। और उसे देखते ही भीड़ पर जैसे एक पागलपन का दौरा पड़ता है। लोग चीखते हैं, गालियां देते हैं, स्क्रीन पे चीजें फेंकते हैं। किताब में एक लाइन है जो बहुत कुछ कहती है। कौन सी? 2 मिनट की नफरत की सबसे भयानक बात ये नहीं थी कि आपको एक भूमिका निभानी पड़ती थी, बल्कि ये थी कि इसमें शामिल होने से बचना नामुमकिन था। हाँ, 30 सेकंड के अंदर ही आपका बनावटी गुस्सा असली नफरत में बदल जाता है। आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये कैसे होता है? ये एक तरह का बनाया हुआ इमोशनल रिलीज है, जिसे अंग्रेजी में कैथारसिस कहते हैं। पार्टी जानती है कि लोगों के अंदर डर है, निराशा है, जिंदगी की मुश्किलों को लेकर गुस्सा है। और अगर इस गुस्से को रास्ता न मिले तो वो पार्टी के खिलाफ हो सकता है। बिल्कुल। तो पार्टी खुद ही एक प्रेशर वॉल्व देती है। वो सारी नकारात्मक भावनाओं को गोल्डस्टीन जैसे एक बाहरी दुश्मन की तरफ मोड़ देती है। अच्छा, मतलब अपनी सारी नफरत उस एक चेहरे पे निकाल दो और फिर वापस बिग ब्रदर की पूजा में लग जाओ। ठीक है ही। उपन्यास में लिखा है कि ये नफरत एक ऐसी चीज है जिसे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है, जैसे किसी ब्लो लैम्प की आग। और इसका अंत हमेशा बिग ब्रदर के नारों से होता है। हाँ, जो एक तरह का सामूहिक सम्मोहन है। ये लोगों को एकजुट भी करता है और उनकी भावनाओं पर पूरा काबू भी रखता है। इतने जबरदस्त कंट्रोल के बीच क्या कोई बगावत की सोच भी सकता है? विंस्टन के मन में ये ख्याल आता है। हाँ, और उसका विद्रोह बहुत छोटा, बहुत निजी है। कहाँ से शुरू होता है? एक डायरी खरीदने से। एक पुरानी खूबसूरत डायरी। उस समाज में ऐसी चीज खरीदना ही अपने आप में एक जुर्म जैसा है। और फिर वो उसमें लिखता है, हाँ, डरते डरते, कांपते हाथों से, बिग ब्रदर मुर्दाबाद। बस इतना ही। लेकिन यही विचार अपराध है, वो जुर्म जिसमें बाकी सारे जुर्म शामिल हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि बस कुछ शब्द लिखने से कोई कैसे मर सकता है। क्योंकि उपन्यास कहता है विचार अपराध का नतीजा मौत नहीं है, विचार अपराध खुद ही मौत है। मतलब? जिस पल विंस्टन ने पार्टी के खिलाफ सोचा, उसी पल उसमें मान लिया कि वो मर चुका है, अब बस तारीख तय होने बाकी है। उसका विद्रोह किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? वो बस अपनी याददाश्त, अपनी सच्चाई, अपने विवेक को बचाने की एक हताश कोशिश है। वो भविष्य के लिए लिख रहा है, एक ऐसे समय के लिए जब लोग आजाद होंगे। और बाद में जूलिया के साथ उसका रिश्ता, वो भी तो एक तरह का विद्रोह ही है। वो विद्रोह का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। उपन्यास में साफ लिखा है कि उनका प्यार करना एक पॉलिटिकल एक्ट था, एक राजनीतिक कृत्य। हाँ, क्योंकि
पार्टी हर तरह की वफादारी सिर्फ अपने लिए चाहती है। वो परिवार, दोस्ती, प्यार सबको खत्म करना चाहती है। वो सेक्स से आनंद को हटाकर उसे सिर्फ बच्चे पैदा करने की एक ड्यूटी बनाना चाहती है। तो ऐसे में विंस्टन और जूलिया का छिपकर मिलना, प्यार करना, खुशी महसूस करना, ये पार्टी की विचारधारा पर सीधा हमला था। हर चुंबन एक बगावत थी। इस निजी विद्रोह के अलावा विंस्टन को एक उम्मीद और भी नजर आती है। वो अपनी डायरी में लिखता है, अगर कोई उम्मीद है तो वो प्रॉल में है। हाँ, प्रोल। ये प्रॉल कौन है? प्रोल यानी सर्वहारा, आम जनता। वो ओशिनिया की आबादी का लगभग 85% हिस्सा हैं। और पार्टी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती? नहीं, उनके घरों में टेलीस्क्रीन नहीं है, उनकी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी नहीं है। पार्टी उन्हें जानवरों जैसा समझती है, जिन्हें बस काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए छोड़ दिया गया है। तो विंस्टन को लगता है कि वो बगावत कर सकते हैं। उसे लगता है कि इतनी बड़ी ताकत अगर जाग जाए तो पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। तो क्या वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है? हाँ, वो एक पब में एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे क्रांति से पहले की दुनिया के बारे में जानना चाहता है। क्या जिंदगी तब बेहतर थी? उसे एक ठोस जवाब की तलाश है। हाँ, एक सबूत की पार्टी झूठ बोल रही है। और उसे जवाब मिलता है? नहीं, यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। उस बूढ़े आदमी को कुछ खास याद नहीं। उसे याद है कि बियर सस्ती थी या कि अमीर लोग टॉप हैट पहनते थे। उसकी याददाश्त छोटी छोटी बेकार की चीजों का एक ढेर है। उसे बड़ी तस्वीर याद ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या प्रॉल में कोई उम्मीद नहीं है? ये उपन्यास की सबसे बड़ी पहेली है। प्रोल ने अपनी इंसानियत बचा कर रखी है। वो गाते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं। उनकी भावनाएं असली हैं, लेकिन उनमें बगावत करने की चेतना नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टी ने उन्हें उनके इतिहास से इतनी सफाई से काट दिया है कि उनके पास तुलना करने का कोई पैमाना ही नहीं बचा। जब आपको याद ही ना हो कि चीजें पहले कैसी थीं और सारे लिखित रिकॉर्ड झूठे हों, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आज जिंदगी बदतर है? आप कह ही नहीं सकते। आप पार्टी के इस दावे को मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसने आकर सब कुछ बेहतर कर दिया है। तो इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो 1984 की दुनिया सिर्फ तानाशाही की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है। बिल्कुल, ये हकीकत की परिभाषा को ही बदलने की कहानी है। ये इतिहास को मिटाकर, भाषा को सिकोड़कर और जज्बातों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके इंसान के दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिप्रोग्राम करने की कोशिश है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि सच क्या है, यादाश्त क्या है, आजादी का असली मतलब क्या है। शायद सबसे बड़ी बगावत हथियार उठाना नहीं है, बल्कि उस जबरदस्त ताकत के सामने खड़े होकर ये कहना है कि नहीं, 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं। आपने सच और यादाश्त की बात की। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो किताब से ही उठता है। पूछिए। विंस्टन को एक बार एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिलता है, एक तस्वीर जो इस बात का पक्का सबूत है कि पार्टी ने इतिहास के बारे में झूठ बोला है। हाँ, एक ठोस फिजिकल प्रूफ। लेकिन वो डर के मारे उसे मेमोरी होल में फेंक देता है। बाद में वो सोचता है, अगर किसी सच का हर सबूत, हर रिकॉर्ड, हर याद दुनिया से पूरी तरह मिटा दी जाए तो क्या वो सच कभी था ही नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर कोई ये साबित ही ना कर पाए कि वो सच था, तो क्या वो हमारी हकीकत का हिस्सा रह जाता है?